अपन समझते हैं बॉन्ड। तो मैंने अपन यदि बॉन्ड की बात करें देखो तो सबसे पहले मैंने कल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या बताया था। बॉन्ड की डेफिनेशन अपन ने बताया था कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम आयन मॉलिक्यूल्स। ठीक है कि यदि सेम एटम हो, आयन्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, यदि उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड। इस अकॉर्डिंग हम बॉन्ड को दो टाइप से बोले थे, एक बोले थे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक बोले थे वीक बॉन्ड। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था इसको हमने क्लासिफाइड किया था चार टाइप्स में। पहला था आयनिक बॉन्ड, दूसरा था कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा था मेटेलिक बॉन्ड। इसी तरह से जो हमारा वीक बॉन्ड था ये भी दो टाइप्स का बॉन्ड था। बोलो, एक था अपना हाइड्रोजन बॉन्ड, एक था वंडरबॉल अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर। जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड था ये दो टाइप्स का था। एक था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक था इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो हमारा वंडरबॉल था, वंडरबॉल कितने टाइप का था, तीन, याद है, कीज़ोन, डेबाई और डिस्पर्सन। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा बॉन्ड का पूरा क्लासिफिकेशन। अब यहीं पे हम बॉन्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे जो भी डिटेल होगा फिर सबका अलग अलग हेडिंग लेके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे देखो जो बॉन्ड है, एक चीज़ और समझना, आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अभी मत लिखना, बाद में लिखना, अभी कोई मत लिखो। क्लासिफिकेशन हम बाद में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है, जैसे मान लो कि बहुत सारे एटम, हजारों करोड़ों अरबों एटम को एक साथ तुम मिला दो तो गैस बन जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर से मिलाओ तो लिक्विड बन जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर से मिलाओ तो सॉलिड बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो जो हमारा ये सॉलिड, गैस और लिक्विड जो फेजेस होती है ये डिपेंड करती है कि दो एटम्स या दो आयंस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना है। जैसे एक एटम ये है, एक एटम ये बी है। यदि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है, इन दोनों एटम के बीच का यदि डिस्टेंस ज़्यादा है, समझना, यदि इन दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब कि इसकी डेंसिटी कम होगी। क्या कम होगी? यदि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब कि इसकी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी यदि कम होगी मतलब कि इसको तोड़ने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लगेगा। ठीक है, और ये स्टेबल भी कम होगा, समझना। अब जितना आप जैसे ज़्यादा प्रेशर लगाओगे ये जितना पास आता जाएगा उतनी ही इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी और ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसी तरह हजारों करोड़ों मतलब बहुत सारे एटम्स को मिला दोगे तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। अब यदि हम पढ़ें टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड भी दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉलिड और वीक सॉलिड। स्ट्रॉन्ग सॉलिड में चार सॉलिड होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड, कोऑर्डिनेट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये मॉलिक्यूलर मैं अलग बता दूंगा। ठीक है, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड को ही मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे, कोऑर्डिनेट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्ड वाला सॉलिड आइस, कोवैलेंट वाले सॉलिड अभी हम पढ़ेंगे PCl5 वगैरह। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सारे के सारे। मतलब कि सीधी सी बात ये है कि यदि हम दो एटम्स के बीच की बात करें तो वो बॉन्ड होता है। इसी तरह, अरे यार, जैसे पानी के दो मॉलिक्यूल्स हैं,
दो मॉलिक्यूल्स जो पानी के बीच में, जब दो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच की वो क्या होती है, बॉन्डिंग। इसी तरह तुम बहुत सारे पानी को ला दो तो पानी का एक ग्रुप बन जाएगा, तो हम इसको लिक्विड बोल देंगे। मतलब कि जो बॉन्ड है, तो बॉन्ड को बहुत सारे एटम्स यदि हम जोड़ देंगे तो उस बॉन्ड की वजह से वहाँ एक स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगी, जिसको हम बोल देंगे सॉलिड, लिक्विड या गैस, मतलब फेजेस बन जाएगी। क्लियर। तो सॉलिड स्टेट, जब हम 12th का पहला चैप्टर पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, तो वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं। फिर वहाँ बताते हैं कोवैलेंट सॉलिड, कोऑर्डिनेट सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, जिसमें डायमंड वगैरह ये सब एग्जाम्पल जाते हैं। एक पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, तो क्रिस्टलाइन मतलब नॉन क्रिस्टलाइन। एक पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग, तो ये सारे सॉलिड भी होंगे। क्लियर। मतलब कि एटम ही मिलके क्या बना देंगे, सॉलिड। अब सुनो, अपन चलो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मतलब कि याद रखना, यदि कभी आ गया, हम सीधे यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि तुम लोगों ने ज़्यादातर वीडियो देख ली तो समझ में आएगा। यदि हमने बोला कि मोर स्टेबल कंपाउंड, मैंने एक दे दिया वाटर, एक दे दिया NaCl, क्या जाएगा आंसर, NaCl। समझना क्यों, क्योंकि NaCl में होता है आयनिक बॉन्ड, वाटर में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, और NaCl एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, NaCl। तो यहाँ से अभी जब हम क्वेश्चन देंगे तो दिमाग रिलेट करना, इधर से रिलेट करना चीज़ों को, ठीक है। चलो, तो अब यदि हम बात करें आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक हमारा एलिमेंट S ब्लॉक का होना चाहिए, एक एलिमेंट P ब्लॉक का होना चाहिए। जैसे S ब्लॉक का हो गया Na और P ब्लॉक का Cl, तो बन गया। लेकिन यदि हम बात करें HCl, तो HCl में आयनिक बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है। एंड HCl में ना तो हाइड्रोजन है ना आयनिक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। अभी मैं सिखाऊंगा कैसे। तो ये 100% एकदम सही नहीं है कि हाँ यही होना चाहिए। क्लियर। मतलब कि आयनिक बॉन्ड के लिए हमारे दो अपोजिट आयन जरूरी होते हैं। अभी इनका डिटेल से पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड के लिए दो अपोजिट आयन जरूरी होते हैं। इसको दिया किसने था, तो दिया था कोजल ने। किसने दिया था, कोजल ने दिया था। बाकी इसका डिटेल अभी हम पढ़ेंगे हेडिंग डलवा के। क्लियर। फिर उसके बाद बात करें कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि दोनों एलिमेंट P ब्लॉक के होने चाहिए, P प्लस P, लेकिन ये भी 100% सही नहीं है। मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड के लिए इसकी कंडीशन होती है मस्ट बी बोथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब इसके लिए मस्ट होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे N2O2। नाइट्रोजन का भी En ज़्यादा होता है और दोनों नाइट्रोजन का En ज़्यादा है, मतलब N से जो बॉन्डिंग करता है वो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। मतलब ये दो नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन P ब्लॉक के हैं, दोनों नाइट्रोजन P ब्लॉक के, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होगा। दो ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन P ब्लॉक के, मतलब दोनों एलिमेंट P ब्लॉक के होने चाहिए। यदि एलिमेंट P ब्लॉक का है तो सुनो ना, हम इधर जा रहे हैं, इधर P ब्लॉक के लिए तो साइज कम हो रहा है तो En बढ़ेगा ना, तो कोवैलेंट के लिए En ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी मोर En, समझ गए। En ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली अपने को पता ही है, यदि हम P ब्लॉक की बात करेंगे तो इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो हमारा En वैसे भी ज़्यादा होगा। En ज़्यादा है तो कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए किसने दिया था, लुईस। इनको दिया था लुईस ने। अब आ जाइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसने दिया था, इसको दिया था। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है पहले ये समझो। तो जैसे मान लो कोऑर्डिनेट मतलब कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कि देखिए नाइट्रोजन है NH3, इसके पास यहाँ लॉन पेयर है, ये अपने लॉन पेयर प्रोटॉन को शेयर कर दिया H+ को, तो हमारा बन गया क्या, NH4+। तो अपने लॉन पेयर शेयर किया ना, तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको किसने दिया था, फ्रेडरिक टेलर। लिख लो, उसमें नहीं लिखा था, इसको दिया था फ्रेडरिक टेलर। इसको दिया था फ्रेडरिक टेलर ने, TAYLOR। इसको दिया था फ्रेडरिक टेलर ने। फिर आ गया मेटेलिक बॉन्ड, मतलब कि ऑल मेटल्स, जितने मेटल हैं
वो सारे के सारे मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, जिसको किसने दिया था मेटेलिक बॉन्ड को? लॉरेंट्ज ने, है ना, लॉरेंट ने दिया था मेटेलिक बॉन्ड को। चलो अब अपन बात करेंगे, ये हो गया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सारे। अभी हम अपन सबको अलग अलग हेडिंग डलवा के बताएंगे, बस अभी क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, क्लियर। उसके बाद यदि हम वीक बॉन्ड की बात करें तो जो बॉन्ड कमज़ोर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में हमारा सबसे पहले आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत अच्छी डेफिनीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनीशन क्या होगी? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू NOF, क्लियर। मतलब कि हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू NOF। यदि हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से सीधा जुड़ा रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू NOF। इसको दिया था पाउलिंग ने, लिख दो, गिवन बाई लिनियस पाउलिंग, LINUS PAULING। लिनियस पाउलिंग ने दिया था, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया था, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू NOF, डायरेक्टली अटैच टू NOF। लिनियस पाउलिंग, LENUS PAULING, है ना, लिनियस पाउलिंग ने दिया था हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप्स का होता है, एक होता है क्या? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है, जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये होता है दो टाइप्स का, बताइए। होमो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हेट्रोमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोर देन वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसको लिखवाऊंगा, यहाँ पे मोर देन वन मॉलिक्यूल, मोर देन वन मॉलिक्यूल्स में एक आएगा होमो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि एक से ज़्यादा सेम कंपाउंड्स, एक से ज़्यादा सेम मॉलिक्यूल्स। जैसे हम पानी को पानी में मिला दिए तो होमो हो गया, इस वाले पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों को मिला दिए, पानी को पानी में मिलाएंगे तो होमो। अब हेट्रो में क्या होगा? पानी को मैंने दारू में मिला दिया, OH, पब्लिक खुश, ठीक है। पानी को मैंने किस में मिला दिया? दारू में, तो दारू यानी कि OH, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों को मिला दिए तो हमारा क्या हो गया? हेट्रोमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब यहाँ पे देखो दो एलिमेंट्स काम, दो मॉलिक्यूल्स काम आ रहे हैं, तो इंटर, याद रखिए, मोर कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है। इंटर मतलब कि क्या होता है? एक से, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे वेरियस कंपाउंड, वेरियस कंपाउंड यानी एक से ज़्यादा यदि कंपाउंड है तो हो जाएगा हमारा इंटर, ठीक है। और यदि हमारा एक ही कंपाउंड है तो हो जाएगा मतलब कि सिंगल कंपाउंड। यदि आप सिंगल कंपाउंड की बात कर रहे हो तो हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल हो जाएगा ऑर्थोबेंजल्डिहाइड या आर्थोबेंजल, अभी लिखवाऊंगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑर्थोबेंजल, क्लियर। अब आ जाइए वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स। वॉन्डर वॉल किसने दिया था नाम? लीड, LRITZ, इसको दिया था, क्या पढ़ेंगे? समझ गए? रिड्यूस, ऐसा जो ये लंदन, हाँ लंदन से थे, ठीक है। इन्होंने दिया था जो वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स होता है, हम वहाँ भी पढ़ेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, अभी छोड़ दो। ये तीन टाइप्स का होता है, कीजोन, डेबाई, डिस्पर्सन। कितने टाइप्स का होता है? कीजोन, डेबाई, डिस्पर्सन। अब सुनो, ये सारे के सारे जितने भी बॉन्ड है ना, इन बॉन्ड को अपन कम से कम 10 दिन पढ़ेंगे, और 10 दिन बाद केमिकल बॉन्डिंग का कम से कम 5% पोर्शन तो खत्म हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, समझ गए। और जब,
हाँ तो क्या मतलब उन्हें डिटेल से पढ़ना है ना, शॉर्ट में थोड़ी बोले ये खत्म, ऐसा नहीं, बहुत एक एक बॉन्ड को बहुत हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनके सारे कंडीशन क्या हैं सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्लियर। फिर उसके बाद देखो तुम लोग बहुत बेचारे हो, जैसे मान लो की जोन डे बाई डिस्पर्सन, अब की जोन हमारा लगेगा पोलर और पोलर कंपाउंड्स के बीच। अब जब मैं इसको पढ़ाऊँगा तो पहले आपको पोलर सिखाना पड़ेगा, यदि पोलर सीखे होते तो हो जाता, इस वजह से टाइम लगेगा क्योंकि पूरा पढ़ाना पड़ेगा, क्लियर। तो जो हमारा की जोन होता है ये पोलर प्लस पोलर एलिमेंट के बीच, ये पोलर प्लस नॉन पोलर एलिमेंट के बीच, ये नॉन पोलर और नॉन पोलर एलिमेंट के बीच। अब ये सिखाना पड़ेगा, इस वजह से टाइम लगेगा अपने को, क्लियर। चलो तो एक बार फिर से, लेकिन ये भी गारंटी पूरा बॉन्ड सीख लिए ना तो तुमको आगे हर चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, पी ब्लॉक एस ब्लॉक जितना सब पढ़ने में, क्योंकि हर जगह केमिस्ट्री में बॉन्डिंग ही होती है, क्लियर। तो फिर से एक बार रिवीजन करो, देखो जो बॉन्ड होते हैं कितने टाइप के थे, 2 टाइप्स के, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 4 थे, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक। वीक बॉन्ड 2 थे, हाइड्रोजन और वंडरवॉल। हाइड्रोजन 2 थे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और इंटर वाले में वेरियस एलिमेंट्स रहेंगे, वेरियस मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इंट्रा में एक। याद रखना बहुत कंफ्यूजन होता है, इंट्रा में सिंगल और इंटर में 2। जो इंटर होगा 2 होंगे, बोलो इंटर, होमो और हेट्रो। पानी में पानी तो होमो, पानी में दारू तो हेट्रो। फिर उधर पे आ जाओ वंडरवॉल, वंडरवॉल में 3, कीजोन, डेबाई, डिस्पर्सन। साइंटिस्ट का नाम बताऊं क्या उनके ना, वंडरवॉल इनने दिया था, हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ गए। एक बार साइंटिस्ट का नाम बोल दो, आता नहीं एग्जाम में लेकिन पता होना चाहिए। आयनिक दिया था कोजल ने, कोवैलेंट दिया था लुइस ने, कोऑर्डिनेट फ्रेडरिक टायलर, मेटालिक फ्लोरेंस। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को दिया था लिनियस पाउलिंग, वंडरवॉल को लिड्स लैंडन डैश डैश। हो गया। अब अपन पढ़ेंगे इसको, ये कर लिया, जो जो बचा है उसको नोट कर लो। फिर अपन हेडिंग डाल दो आयनिक बॉन्ड, हेडिंग डाल दीजिए स्टोन बॉन्ड के नंबर 1 है आयनिक बॉन्ड। इसके अंदर लिखिए आयनिक बॉन्ड में, हाँ लिखो आयनिक बॉन्ड का एक और नाम कोई बताएगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक और नाम है इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये तो सबको पता है, कोजल ने दिया था। ये लिखो, इम्पोर्टेंट है, बिटवीन अपोजिट आयन, अपोजिट आयन्स के बीच में लगता है, बिटवीन अपोजिट आयन। यहाँ पे होना चाहिए मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल। देखो इधर मेटल प्लस नॉन मेटल में, जैसे मान लीजिए कि अपन ने ले लिया Ca, क्या ले लिया Ca, ये हमारा क्या है मेटल। एक मैंने ले लिया ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है नॉन मेटल, है ना। हम बैलेंस कर लेंगे इसको बाद में, तो ये हमारा बनेगा CaO2। CaO2 क्यों, CaO ही बनेगा ना, तो बैलेंस है, मतलब बस इसको लूँगा ऐसे। वो अभी अपने को बैलेंस करना अपन अलग ही चैप्टर में सीखेंगे। पहले सीधे ये मानो कि कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके हमारा बना CaO, समझना। अब हमारा ये कैल्शियम मेटल है, ये ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ये हमारा जो CaO बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि ये सॉलिड है, क्विक लाइम CaCO3 में, मतलब CaO, अरे यार CaCO3 तुम लोग ब्रेक करते हो तो क्या बनता है CaO+। पहले हम वहाँ ब्रेक करते थे, लेकिन अब हमको यहाँ इसकी असलियत भी पता चल गई कि इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, क्लियर। सुनो ना, कार्बन क्या है नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल। तो यदि हम इसको ऐसे बात करें CaCO, हेलो CaCO3 में यदि कुछ ऐसा बात करें तो ये देखो मेटल नॉन मेटल, मतलब यहाँ भी आयनिक बॉन्ड,
यहाँ अब ये यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड होगा, बट यहाँ कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ कौन सा बॉन्ड होगा, ये भी पी ब्लॉक, ये भी पी ब्लॉक, कार्बन का भी EN ज़्यादा, ऑक्सीजन का भी EN ज़्यादा, तो कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया ना? तो ये हो गया कोवैलेंट। तुम लोग मतलब बहुत प्यारी चीज़ें सीख के जाओगे, मतलब मज़ा आ जाएगा सीखने में। देखो अभी अपने को CaCO3 हमको सिंपल पता था, अब अपन इसको ओपन भी कर लिया। आप चाहो तो हाइब्रिडाइजेशन लगा के CaCO3 का स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। स्ट्रक्चर में आप बता सकते हो कौन सा आयनिक बॉन्ड है, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है, कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक ही मॉलिक्यूल में जरूरी नहीं है, एक से ज़्यादा बॉन्ड भी हो सकते हैं। क्लियर? चलो जैसे देखो ना, NH4+ है यदि, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, लेकिन एक हाइड्रोजन जो लोन पेयर शेयर कर रहा है तो कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा बॉन्ड भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? तो अब देखो कैल्शियम मतलब मेटल और नॉन मेटल लिया तो हमारा CaO बना, यानी इसके बीच आयनिक बॉन्ड है। समझिएगा, CaO के बीच कौन सा बॉन्ड है। एक और एग्जाम्पल, हमने मेटल ले लिया Mg, नॉन मेटल ले लिया Cl2 और बन गया MgCl2। इसके बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड। मैंने एक ले लिया सोडियम, एक ले लिया क्लोरीन और बन गया हमारा यहाँ NaCl। इसके बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ? अब सुनना, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक सॉलिड फॉर्म करते हैं। कोई नई चीज़ नहीं बोला। आयनिक बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूलर होते हैं वो आयनिक सॉलिड फॉर्म करते हैं। एक Na है, एक NaCl है, बहुत सारे NaCl जोड़ दो तो NaCl का सॉलिड बन गया। ये जैसे NaCl है, एक NaCl 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे NaCl ले लो ना तो ये पूरा का पूरा सॉलिड बन गया ना। और यदि इसके अंदर सिर्फ NaCl है, मतलब ये आयनिक बॉन्ड है, तो ये हमारा हो जाएगा आयनिक। कोई नई चीज़ नहीं बोला, लेकिन अपने को नई चीज़ पता चली है। पहले भी हम यही चीज़ पढ़ते थे लेकिन ध्यान नहीं देते थे। क्लियर हुआ? ऐसे आप बहुत सारे CaCO3 मिला दो तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड और आयनिक। क्लियर हुआ? मतलब जो हमारा कंपाउंड जो सॉलिड बनता है तो उसमें यदि आपको बताना है कि ये इस टाइप्स का सॉलिड है तो उसके पहले आपको पता करना पड़ेगा उसमें किस टाइप्स का बॉन्ड है। वो साफ समझ में नहीं आया? क्यों, कहाँ ध्यान है? हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें हैं। मतलब तुम कुछ और सोच रहे होगे। पक्का? मान लूँ तुम्हारी बात, ठीक है फिर आ जाओ। सुनना ध्यान से, जिस मॉलिक्यूल्स में जिस टाइप्स का बॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूल्स उसी टाइप का सॉलिड बनाएगा। अब बोलो क्या मैंने बोला? जिस मॉलिक्यूल में जिस टाइप का बॉन्ड होगा वो उसी टाइप का मेटल सॉलिड बनेगा। ठीक है, NaCl में आयनिक बॉन्ड था, इस वजह से बहुत सारे NaCl आयनिक सॉलिड बनाए। नहीं समझ में आया? पहले क्यों नहीं आया था? सेम ही तो था पहले, कहीं ध्यान आया था इसलिए नहीं आया था। आ गया मेघा? अब बरसोगी? चलो आ गया, आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद CaO BaCl2। ठीक है, लिख के जाओ फटाफट। एक और लिख दो, CaO BaCl2 भी सेम है, Ba+Cl2 = बन जाएगा BaCl2। सुनो अभी यहाँ भी कुछ गड़बड़ होगा, जो गड़बड़ होगा हम पढ़ेंगे, पहले इसको नोट करो इतना। मतलब ये सारे के सारे सब में क्या है, आयनिक बॉन्ड, और ये सब का इनका जो ग्रुप है ये बनाएंगे आयनिक सॉलिड। सब सॉलिड होंगे लेकिन बहुत सारे, एक सिंगल नहीं, जब बहुत सारे मिलाएंगे तो सॉलिड बन जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर है अपना कोवैलेंट। मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन देना है सिर्फ बॉन्ड से, तो एग्जामिनर जो होता है तो 12 क्वेश्चन सिर्फ इससे देता है, बाकी जो 3 बचे ना 8 क्वेश्चन उनसे देता है। मतलब बाकी के कंपेयर में ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसको समझना है अपने को, ज़्यादा अच्छे से समझना है। कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी सॉलिड नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड
इसको दिया था लुईस ने, कोवैलेंट बॉन्ड लुईस ने दिया था। ये लगता है बिटवीन नॉन मेटल, बिटवीन नॉन मेटल के बीच में लगेगा ये। तान्या नाइट्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल? अब देखो बिटवीन नॉन मेटल की यदि अपन बात करें तो नॉन मेटल मतलब कि जैसे ये नाइट्रोजन दोनों बना दिए N2 मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, एक ये ऑक्सीजन दोनों बना दिए O2, तो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड हो गए क्योंकि दोनों हमारे क्या है, नॉन मेटल, मतलब ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। ठीक है, तो अब जब बहुत सारे नाइट्रोजन को जोड़ दिए और बहुत सारे नाइट्रोजन का ग्रुप बन जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, नॉन मेटेलिक सॉलिड। समझ गए? ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड नॉन मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बता रहा हूँ। हाँ, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल एंड नॉन मेटल, इनके बीच भी कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। समझना मेरी बात ध्यान से। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो और नॉन मेटल हो, यदि एक एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और नॉन मेटल है तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा, अभी मैं सिखाऊंगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है। तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल प्लस नॉन मेटल में मतलब आपको पी ब्लॉक में ही मिलेंगे। नॉन मेटल कहाँ मिलेंगे? एस ब्लॉक पूरा एल्केलाइन मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, डी ब्लॉक पूरा मेटल, पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो हमको यदि आपको नॉन मेटल सर्च करना है तो अपने को पी ब्लॉक में जाना पड़ेगा। ज़्यादातर अपने को काम आती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन मेटल। मतलब ज़्यादातर यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, फ्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, ये सारी की सारी जो चीज़ें रहती हैं कहाँ हो जाएगा। अब यदि अपन बात करें लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की मतलब कि वो वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जिनके पास प्लस का चार्ज होता है लेकिन कम चार्ज होता है। ठीक है, जैसे मान लो यदि हम बात करें पहले सीरीज वाले सारे साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मनफेकोनी, डी में इलेक्ट्रॉन अलग रहता है लेकिन सब में 4s2 होता है, सब में 4s2 होता है। क्रोमियम और कॉपर को छोड़ दो तो सब में 4s2 मतलब कि लास्ट के वो इजीली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। मतलब कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पे यदि अपन एग्जांपल लें बिटवीन नॉन मेटल, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखो मैंने ले लिया Fe, क्या ले लिया, नॉन मेटल ले लिया Cl, तो हमारा ये बना देंगे FeCl3। Fe+3 का भी होता है, Fe+3+2 दोनों को होता है। ठीक है, मैंने ले लिया SnCl2 और ल्यूटीशियम लेंथेनाइड सीरीज भी ले लो LuCl3। समझना मेरी बात ध्यान से, हमको ऐसा लग रहा तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, फिर भी ध्यान दो। मतलब कि ऐसा करो कि जो फर्स्ट और सेकेंड डे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, इनको यदि अपन अभी नज़रअंदाज करें, इनको ध्यान ना दें, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक के मेटल एलिमेंट्स होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? वो यदि डी ब्लॉक वाले मेटल कुछ एफ ब्लॉक वाले भी, मतलब लेंथेनाइड एक्टेनाइड वाले भी, डी ब्लॉक वाले यदि मेटल पी ब्लॉक के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। देखो अपने को तो ये सबको याद है, पूरे भारत में ये सबको पता है, मतलब इंडिया में सबको पता है ये चीज़। लेकिन जो अच्छा पॉइंट है अभी तक का, जो पहला पॉइंट याद रखना है अपने को, अभी तक मैंने जितना कल से पढ़ा, कल जो एक इम्पॉर्टेंट था मॉलिक्यूल्स, वो जो ग्राफ बनाए थे वो इम्पॉर्टेंट था, और आज ये इम्पॉर्टेंट है। इसको तुम लोगों को दिमाग में ज़्यादा हाईलाइट करना है। कौन सा? यदि कोई डी ब्लॉक वाला मेटल पी ब्लॉक के साथ बॉन्डिंग करता है तो भी कोवैलेंट बॉन्ड है। समझ गए?
FeD ब्लॉक का, SND ब्लॉक का, CuD ब्लॉक का, MnD ब्लॉक का, ये यदि Fp ब्लॉक वाले के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। इतनी सी बात याद रहेगी। तो देखो FeD ब्लॉक का, Cl ब्लॉक का, SND ब्लॉक का, ये P ब्लॉक का, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। मतलब इनके लिए डेल्टा E लेस देन 1.7 होना चाहिए। हाँ साइंस टीचर भी, हाँ सुनो, नॉन मेटल, ये साइंस टीचर विनीता किलानी, साइंस टीचर SC है, ये SC है। अभी जब ये सीख लेंगे ना लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब वैसे SnCl2 भी गलत नहीं है बेटा, SnCl2 भी सही है। पूछो क्यों? क्योंकि ये P ब्लॉक का मेटल नॉन मेटल है, उसका मेटल है, P ब्लॉक में तो सब होते हैं। AlCl3 वो भी सही है, मेटल नॉन मेटल। अब सुनो, अपने को पहले समझना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, अपने को समझ, पहले ये नोट कर लिया पूरा, कर लो। डेल्टा E लेस देन 1.7, इनकी एनर्जी कम होनी चाहिए बिटवीन नॉन मेटल। ये जो बनेंगे इनकी एनर्जी इससे कम होनी चाहिए 1.7, NCERT डाटा है। देखो अपने को यहाँ पे दो चीज़ें और सीखना है। एक सीखना है इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। अभी मेटल था ना, तो अभी मेटल को छोड़ दो, अभी अपने को एक सीखना है इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है, और इसको सीखना है इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या होता है। अपन इलेक्ट्रो पॉजिटिव यहाँ पे दो टाइप्स के सीख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम डायरेक्ट ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया एल्केलाइन मेटल, क्या ले लिया, एल्केलाइन मेटल। दूसरा ले लिया एल्केलाइन अर्थ मेटल। Na+, Li+, Mg+2, Ca+2। अब समझना इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है। सुनना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब कि वो मेटल्स, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या? वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। समझ में आया? वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव हो जाते हैं उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रो। जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। एग्जाम्पल समझना, जो हमारा एल्केलाइन मेटल होते हैं ये होते हैं यूनिवैलेंट। कोई बोलेगा क्यों? यूनिवैलेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मतलब कि जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है। ये वाले होते हैं डाई वैलेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। यदि अपन बात करें Al+3 मतलब ये हो जाएगा ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव।
अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने ले लिया NaCl, मतलब ये कुछ Na ऐसा था, यहाँ पे कुछ Na ऐसा था, तो हमारा जो Na है ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को Cl को दे देगा और ये Na प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या हो जाएगा? यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस क्लोरीन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cl माइनस हो गया, मतलब ये हो जाएगा यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या? जो इलेक्ट्रॉन लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? अच्छे से नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रो, अब हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, उसके अंदर कुछ डेफिनेशन लिख दो। लिखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव में कैन बी डिफाइन एज द टेंडेंसी ऑफ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव में लिखिए, पहले वो लिख लो, कैन बी डिफाइन एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट, can be defined as the tendency of an atom to donate electron and form positive charge donate electron and form positive charge is called electropositive। ये दोनों लिख दो, यूनिवैलेंट और डाईवैलेंट वाले एग्जांपल, एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिव में लिखो द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू the ability of an atom to attract shared electron, shared को अंडरलाइन करो, the ability of an atom to attract shared electron, shared को अंडरलाइन करो। मैंने बोला था ना ये shared वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है, shared electron in a covalent bond, shared electron in a covalent bond, the higher the value of the electronegativity, the higher the value of the electronegativity, लिख दो वहीं पे। पहले हम बात करेंगे थर्ड, मेटालिक बॉन्ड। थर्ड अपन बात करेंगे मेटालिक बॉन्ड, नाम दिया था लॉरेंट्ज ने, बिटवीन मेटल एटम, मेटल कहीं का भी हो, एस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, डी ब्लॉक का हो, कहीं का भी हो। तो एग्जांपल कॉपर हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे जो होंगे मेटालिक बॉन्ड होंगे। क्लियर? यदि और अच्छे समझो तो ऐसे देख सकते हो, देखो जैसे मान लो ये हमारे सारे के सारे एल्यूमिनियम है, सोडियम है, आयरन है, कुछ भी हैं, तो इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये जो बॉन्डिंग है ये हमारा क्या है? मेटालिक बॉन्ड। ये बॉन्डिंग होकर एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिनको हम बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। बना लीजिए। मेरे ये समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव ये तो होता है, लेकिन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कैसे? जो कम ले रहा हो, मतलब कम इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, जैसे सोडियम है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ ना। अब जैसे मान लो, सुनो, एक एलिमेंट है जो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा डोनेट करता है। वही एलिमेंट के अलग-अलग एलिमेंट,
सेम एलिमेंट भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन मतलब क्या होगा। यदि दिमाग हो तो एक चीज़ समझने का प्रयास करना, सिर्फ मैं एरो बनाऊंगा और समझना तुम लोग। हमसे यदि कोई डाउट पूछोगे तो हम फिर बोल देंगे इसको छोड़ दो। मतलब देखो, यदि अपन यहाँ का एलिमेंट भी ले लें, इधर के एलिमेंट ले लें लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला, जैसे सीजियम ले लिया, और इधर साइड का हम कोई ले लिए नॉन मेटल जैसे Cl2 ले लिया, तो CsCl2 जो है वैसे तो आयनिक बॉन्ड होगा, वैसे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। बट ये जो हमारा है आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कुछ हमारा वो भी शो कर सकता है कोवैलेंट नेचर। क्या शो करता है, कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट नेचर भी शो कर सकता है। वैसे जैसे मैंने यहाँ से ले लिया, देखो साइंस ले लिया, मतलब Ti ले लो, टाइटेनियम ले लिए, इधर का हमने ले लिया F2, तो ये हो जाएगा कोवैलेंट। मतलब कि इधर से S ब्लॉक के इधर, मतलब S ब्लॉक के लास्ट वाले दो ले सकते हैं, नहीं D ब्लॉक का देखो पूरा D ब्लॉक बस, प्लस P ब्लॉक के नॉन मेटल वाले, तो इधर के D ब्लॉक और इधर के P ब्लॉक वाले जो हैं आपस में मिलके क्या बनाते हैं, कोवैलेंट। समझ गए, समझने का प्रयास करो, अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आएंगे क्वेश्चन। हाँ, ये तो मैं अपने दिमाग से बताऊं कैसा हो सकता है, बनाना हो रफली तो खींच दो लाइन क्या है। ये सब सॉलिड होंगे, ठीक है। अरे यार मैं समझ में नहीं आता, ब्लू उठाता हूँ तो भी ब्लैक चलता है, ब्लैक उठाता हूँ, अच्छा ब्लू को ब्लैक से छुपा दिया गया, मतलब ब्लैक डोमिनेंस हो गया। अब इसका टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो पता चलता है सही में क्या है। वो गाना सुने हो, ना तेरी है ना मेरी है ये धरती किसी किसान की, नहीं सुने? ये फिल्म अभी पता नहीं, तुमको पता है कि नहीं? सड़क नहीं तो सड़क मूवी का एक गाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। चलो आ जाओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4th नंबर है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम कोई बता सकता है? हेलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और, डेटिव बॉन्ड, डेटिव देगा। एक और कोई बता सकता है डेटिव बॉन्ड का नाम? नहीं? आप कोई बता सकता है? गुड, मतलब टाइम लेते हो बन जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और सेमी पोलर बॉन्ड। समझने का प्रयास करें, हैं? आओ अपन लेते हैं, सुनो, एक लेते हैं LB, मतलब समझ में आया?
LB मतलब लॉन पेयर LP होता है, एक LB एक LA, लुईस बेस और लुईस एसिड। मतलब एक ऐसा लेते हैं जिसके पास लॉन पेयर हो, एक ऐसा लेते हैं जिसके पास लॉन पेयर ना हो। जो हमारा बनेगा ये बनेगा डेटिव बॉन्ड, मतलब जो हमारा बनेगा ये बनेगा डेटिव बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। पहले अपन यहाँ पे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा स्ट्रक्चर सीखते हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 5 4 9, एक किसी को दे दिया तो 8, मतलब sp3। तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, वो कुछ अरे कुछ बच्चे और देखेंगे ना तो उनको समझ में नहीं आएगा ना, बता देना तो। अभी नहीं बताऊंगा, तुम लोग टेंशन न लो, बाद में बताऊंगा। आओ sp3 मतलब कि हमारा बनेगा टेट्राहाइड्रल। क्या बनेगा? टेट्राहाइड्रल, मतलब कुछ ऐसा। यहाँ पे मैंने लिख दिया नाइट्रोजन, यहाँ लिख दिया 3 हाइड्रोजन। तो यदि NH3 होता तो पिरामिड। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, इसके पास लॉन पेयर एक्स्ट्रा। अब यहाँ क्या होगा, एक सुनो, यदि हम इतने की बात करें तो हमारा ये इतना LB है, इतना लुईस बेस है क्योंकि लॉन पेयर है। इसके साथ हमने क्या किया कि एक H+ जोड़ा, तो ये हो गया H+ जोड़ा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा है क्या, लुईस एसिड। ये लुईस बेस, ये लुईस एसिड, मतलब लुईस बेस और लुईस एसिड, मतलब एक के पास लॉन पेयर हो और एक के पास ना हो, उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी बहुत मजा आने वाला, ध्यान रखना। अब इसके पास सुनो, अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस। क्लियर? क्यों लुईस एसिड और क्यों लुईस बेस? क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन सीखा था, शेयरिंग ऑफ लॉन पेयर, लॉन पेयर की शेयरिंग करता है। मतलब कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं। क्लियर? मतलब कि यदि हम बात करें तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और हाइड्रोजन के पास भी 2। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं हम यहाँ भी गिन सकते हैं और यहाँ भी गिन सकते हैं। तो ये इस तरह का जो बॉन्डिंग बनता है वो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। एक अपन ने ले लिया, देखो PH3 और H+, क्या बनेगा, PH4+ बनेगा, मतलब ये भी हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक और अपन एग्जांपल लेके देखते हैं, BH3H+, ये भी हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, मतलब BH4, मतलब ये भी हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, क्या हो गया? तो मैं पढ़ के, मैं खुद ही पढ़ा के पढ़ लूँ क्या? कुछ शांत, मतलब पूछूंगा तो बताओ ठीक है तो हाँ, ना तो बोलो भाई। हैं, इतने अच्छे नहीं हो कि बोलूँ तो शांत हो जाओ। ठीक है, BH3 और H+ आपस में मिलके बना दिए BH4, मतलब ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास B के पास लॉन पेयर नहीं है, तो ये हमारा लुईस बेस ही नहीं है। ये भी लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है, तो थोड़ी ना लुईस एसिड के बीच होगा। तो यहाँ पे हमारा देखो लग सेम लग रहा है लेकिन रियल में नहीं है। तो मतलब लिखने के पहले अपने जो टेबल बनवाया था ना लॉन पेयर वाली, तो वो पता होना चाहिए, नहीं फ्लो में गलती हो जाएगी। देखो हो गया ना, चला रहा था, देखना अभी नीचे दूंगा, तुम लोग सोचो कि वो नहीं है लेकिन वो होगा, देखना। एक और BH3+H-, बोलो होगा, बोलना होगा। फिर ये भी, ये तो होगा ना बेटा, ये लॉन पेयर मतलब लुईस बेस, इसके पास नहीं है मतलब लुईस एसिड, तो ये हो जाएगा
बेचारे मासूम बच्चे माइनस, जिससे बाद में गलती ना करो। समझ गए? ये होगा क्योंकि उल्टा कर दिया, पहले लुईस बेस लुईस एसिड, तो इस बार उल्टा, मतलब इसके पास माइनस मतलब लोन पेयर, लोन पेयर मतलब कि लुईस बेस नहीं है, लुईस एसिड मतलब BH4 बनेगा, तो ये होगा। और दूं एक काम, पहले नोट कर लो फिर देता हूँ, अभी गलती फिर करोगे। 2 लिखो, लुईस बेस लेता है कि लुईस एसिड लेता है? गुड। विच रिएक्शन इज अ, क्वेश्चन लिखो फटाफट। विच रिएक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेटिव बॉन्ड? ऐसे में तो तुम लोग इस साल खत्म कर लोगे केमिकल बॉन्डिंग। डेटिव बॉन्ड, अभी पहला दिन तो है। विच रिएक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेटिव बॉन्ड? कौन सी रिएक्शन डेटिव बॉन्ड फॉर्म करता है? H2O H प्लस H3O प्लस, सेकेंड है R2O H प्लस R2O प्लस H, HI प्लस H2O H3O प्लस प्लस I माइनस ऑल। ये दोनों नेचर शो करते हैं ऑक्सोनियम टाइप का, ये हाइड्रोनियम टाइप का। मैंने बताया था जहाँ नियम लग जाता है लास्ट में वो क्या होता है? पॉजिटिव। 8 लग जाता है नेगेटिव। हो गए सारे? H2O देखो लुईस एसिड, क्योंकि मतलब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये तो मतलब ये होगा। यहाँ पे देखो R2O ऑक्सीजन लोन पेयर प्रोटोन, तो ये भी कंफर्म होगा। देखो यहाँ से तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये देखो ये हो गया लोन पेयर और ये लुईस एसिड, मतलब कि हाइड्रोनियम भी होगा, मतलब आंसर जाएगा ऑल। नया क्वेश्चन लिखिए। सीधे हेडिंग है, हेडिंग डाल दो वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड सेकेंड नंबर है, वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में पहला आएगा अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। किसने दिया था? किन्ने? पक्का? लिनियस पाउलिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। याद जरूरत नहीं है, लिखो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड में डायरेक्टली हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू, हाँ ऐसे लिख दो, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू more electronegative element NOF। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट NOF इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन NOF से सीधा जुड़ा रहता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल इसके लिख दें क्या? देखो आप एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो, NH3 क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ सीधे जुड़ा है, वाटर पानी भी, और ये हाइड्रोजन इसके साथ, एक और HF। तीनों से एक एक एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, NH3 H2O और HF।
क्वेश्चन लिखिए, विच कंपाउंड डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, विच कंपाउंड डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पहला वाला आंसर नहीं है। इनमें से कौन से में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जल्दी बताइए। विच कंपाउंड डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। तुम लोग वीडियो पूछ करके देख लो, पहले क्वेश्चन करो फिर। हाँ क्यों? क्योंकि वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना है नाइट्रोजन के साथ। गुड, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ नहीं इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, है ना। एक बार फिर से क्या फिर से बोलिए। ये वाला नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ सीधे जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन के मतलब इस नाइट्रोजन के साथ ये दो हाइड्रोजन और एक CH3 तो यहाँ भी है, इस नाइट्रोजन के साथ एक ये हाइड्रोजन दो CH3 तो यहाँ भी है, लेकिन इस नाइट्रोजन के साथ तीनों के तीनों CH3 जुड़ेंगे। CH3 में हाइड्रोजन थोड़ी जुड़ता है, कार्बन जुड़ता है ना उसका, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में आपको अरेंज करना है NaN3 NH3 CH3N3 CH3N3। इसको सुनो, अपने को इसको इन तीनों को बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। मेरी बात सुनो, जो कंपाउंड जितना ज़्यादा मजबूत होगा, जो कंपाउंड जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, उसको बॉईल करने के लिए उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब जो ज़्यादा मजबूत है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले बात देखो, NaN3 मतलब कि ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यदि अपन बात करें तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ये का कोवैलेंट बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसके कंपेयर में तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब ये CH3N3 अभी नहीं पढ़ाया हूँ, रियल में ये वॉन्डर वॉल होता है ना, ये वॉन्डर वॉल होता है, तो इसकी वजह से वॉन्डर वॉल इससे भी वीक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस NaN3 NH3 और CH3N3। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट इज, हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट इज, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है? ये ऑप्शन अल्कोहल OH होता है फार्मूला, फिनोल, फिनोल फिनोल देखो कुछ ऐसा, तो मतलब यहाँ से OH जुड़ता है फिनोल में बेंजीन से। थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल का फार्मूला होता है RSH। फोर्थ नंबर है अपना ईथर, ईथर होता है ROR। जल्दी बताइए किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है? थर्ड, वेरी गुड। और कोई बोलेगा कुछ? दोनों होगा ना बेटा, थर्ड और फोर्थ दोनों, कुछ अलग इन दोनों में होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा, यहाँ कार्बन से जुड़ा है, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ पे ये सल्फर से जुड़ा है, मतलब ये हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा है, तो यहाँ भी नहीं होगा, मतलब ये दोनों आंसर जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट। अब हेडिंग डाल दीजिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं कहाँ जा रहा हूँ, तार से बंधा हूँ।
तो कौन सा नंबर है? पहले का ए, सॉरी बी का ए, मतलब जो भी है, क्या मतलब है? हाँ, इंटर मॉलिक्यूलर देखो जो तुम लोग पढ़ रहे हो इतनी चीज़ें इजी नहीं है, इजी होती तो पहले से आ रही होती। तो आ जाओ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में मतलब कि वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हेलो, वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ लिख दो समझ में आ जाएगा। वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मतलब इंटर, मतलब पानी में पानी, दारू में दारू, या दारू में पानी। इसके अंदर ए है होमो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। होमो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब देखो कुछ ऐसा लिख दे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? H2ON NH3N HFN, मतलब N जैसे यदि मैं H2O की बात करूं तो H2O कुछ ऐसा, समझ गए? मतलब कि ये जो पानी का मॉलिक्यूल्स है, ये पानी इस वाले पानी से जुड़ा है, मतलब कि यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, हर जगह हाइड्रोजन बॉन्ड है। बट होमो वाला क्यों है? क्योंकि ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इस वाले वाटर मॉलिक्यूल से मिल रहा है, मतलब दोनों सेम है। यदि दोनों सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा? होमो। नोट हो गया? तो करो। यहाँ पे आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, मिक्सचर ऑफ सेम कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ सेम कंपाउंड। बी लिखिए, हेट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बी लिख दीजिए, हेट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड क्या हो जाएगा अपना? हेट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल ऐसे बोल सकते हो, एल्कोहल मिक्स्ड विथ वाटर, एल्कोहल मिक्स्ड विथ वाटर, है ना? एल्कोहल मिक्स विथ वाटर आ जाएगा हेट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कि जैसे देखो ये पानी है, इसको अपन मिक्स कर देते हैं एल्कोहल से, HOCH3 एथाइल एल्कोहल, है ना? पानी OHHOCH3। तो देखो ये वाला मॉलिक्यूल वाटर का है और ये वाला मॉलिक्यूल अल्कोहल का है। ये वाला मॉलिक्यूल वाटर का है, ये वाला मॉलिक्यूल अल्कोहल का है। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है क्या? हेट्रो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ?
हो गया नोट। चलिए सेकंड नंबर आ जाएगा हमारा क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नितेश की क्लास 11 से रहती है, 10 से 11 अपन डेली केमिस्ट्री कर लें, केमिकल बॉन्डिंग जब तक ख़त्म नहीं हो रहा है। नहीं फिर तुम लोग मेरे को मना ना करना, लेकिन जब तक हम मेरा मन लगेगा तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा केमिकल बॉन्डिंग। है नहीं, रात में नहीं, रात तो 6 फिक्स है, 6 तो छोड़ दूंगा, शाम का इवनिंग का फिक्स है 6। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, चलो आ जाओ। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या रहता है, सिंगल मॉलिक्यूल्स, है ना, इसमें हमेशा सिंगल मॉलिक्यूल होगा। लिखते जाओ फटाफट। एग्जाम्पल है आर्थोबेंजीन, ये क्या बनाएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ होगा चिलेशन, मतलब चिलेट रिंग बनेगा। चिलेट रिंग क्या होता है, नैना बोलो, जल्दी बोलो क्या, गुड मॉर्निंग, गाना गा दो। वैसे कहाँ सीखी है तो बताओ, ये वाला अच्छा था, लेकिन वो वाला गाना जो आ रही थी जैसे कुछ है बियर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ऑर्थोबेंजीन, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, चिलेशन बनेगा। अरे जहाँ चिलेट रिंग होगा वहाँ चिलेशन तो होगा ना, और सिंगल मॉलिक्यूल्स, ये एग्जांपल हो गया इसका। हाँ ठीक है ना। ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल। कुछ और लेना चाहोगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भी देख लो। चिलेट रिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे ना तो पूछना, तुम लोग को क्लास में बता दूंगा जब अरे यार तुम लोग यार सच में, मतलब देखो इधर ये एक रिंग बन रही है ना, और जब एक रिंग बनती है इसी रिंग को हम बोलते हैं चिलेट रिंग। क्या बोले किसी को, चिलेट रिंग, हाँ किलेट। ये चिलेट है, वो किलेट है हिंदी में। केमिस्ट्री और केमिस्ट्री नहीं बोलते क्या, NO। ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, OH NO2, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एक ही कंपाउंड है, इंट्रा, अलग अलग होंगे इंटर। इंट्रा के 2 टाइप्स होंगे क्या, होमो और हेट्रो, नहीं होंगे। हेडिंग डाल दीजिए वैन डर वाल्स फोर्स। क्या ये हो गया फिनोल, ये जुड़ गया NO2, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। यहाँ भी गोला बनाओ। इसमें जब गोला तभी बेंजीन बोला। हाँ ये यहाँ पे रहता है, शो नहीं करते। HF ठीक तो है, OH HF।